कानूनी राय भी ले ली है कि अगर हमने इस पॉइंट पर आना है कि 90 रोज में इंतखाबात होने या नहीं होने, या इस वक्त सिचुएशन इस चीज की इजाजत दे रही है कि इंतखाबात होने चाहिए नहीं होने चाहिए, अगर ये सूरत हाल है तो इसमें तो आइन क्लियर है कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। अगर फुल कोर्ट बन भी जाता है तो फिर इसमें इत्तेहादी जमातों को या मुस्लिम लीग को क्या फायदा होगा? अब ये 90 दिन की बात पीछे रह गई। अच्छा, 12 जनवरी को जब इलेक्शन वो डिसॉल्व किया था पंजाब असेंबली, तो 90 दिन बनता था 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हुआ, ना हो रहा है, ना उसके लिए शेड्यूल दिया गया। 30 तारीख के जो शेड्यूल दिए गए, उस शेड्यूल को ना सदर साहब ने उस पर एतराज़ किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ किया, ना इमरान खान साहब ने एतराज़ किया, किसी तरफ से किसी ने एतराज़ नहीं किया। इसके माने उन्होंने एडमिट कर लिया कि जी विद बियॉन्ड 90 डेज इलेक्शन जा सकता है। 1 घंटे के लिए जाए या 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए, वो बियॉन्ड चला जाता है। तो 18 दिन के बाद इन्होंने जो तारीख दी, ये इसरार कर रहे हैं 30 अप्रैल के। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। तो 90 दिन का इलेक्शन के मायने है कि आप 12 अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन करवा दें। अब जब आपने वहीं पे तौहीन कर दी, सबने आइन को डिफाई कर दिया, उसमें प्रेसिडेंट साहब भी थे, सुप्रीम कोर्ट भी थे, सारे लोग थे, तो फिर अब ये किस मुंह से 90 दिन की बातें रट लगा रहे? 90 दिन की बात तो अब ओवर हो गई, इट इज पास्ट एंड क्लोज चैप्टर। अब जो बात आ रही है, जो ब्रदर जजेस ने कहा कि ये बदनीयती पे, और वो 4 जजों ने मुसलसल अपने ऑर्डर शीट्स पे, अपने रिमार्क्स पे, अपने दीगर अमल से उन्होंने साबित किया कि ये जो तीनों एप्लीकेशंस थी, इसको हम डिसमिस करते हैं और ये बेंच टूट जाता है। अब जब वो तीसरी तरफ जनाब कादी फायज इस्ला साहब और अमीनुद्दीन साहब ने एक तरफा एक फैसला दिया कि जनाब 184(3) पे अब कोई बेंच नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है, ना इस पे कोई कार्रवाई होगी तावक्ते के कोई नया लॉ फ्रेम ना कर दिएगा। उसमें शाहिद वही साहब ने जरूर डिसेंडेंट नोट दिया था, मगर 2-1 से वो अंडर ऑपरेशन है, वो अभी तक सेटिसाइड नहीं हुआ। उसको कोई और लार्जर बेंच आकर के सेटिसाइड करे। सर्कुलर से आप किसी को सेटिसाइड नहीं कर सकते। तो कल अगर बैठते हैं 3 रुकनी बेंच, तो वो कानून के धज्जियां उखेड़ेंगे, वो बिखेरेंगे, वो अपने ही ब्रदर जजेस, अपने ही कोर्ट के दीगर बेंच के जो लोग हैं, जो उन्होंने ऑर्डर पास किया, उसको वो डिफाई कर रहे हैं। अगर उसको डिफाई कर रहे हैं तो वो गलत काम करेंगे। तो इस तरह से ये बेंच एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब बेंच ही एग्जिस्ट नहीं करता, और वो बेंच चूंकि वो चीफ जस्टिस है, तो वो डिसाइड करेंगे कि जी चीफ जस्टिस है, कोई नौजुबिल्ला अंबिया नहीं है, और ना ही उनको आइन ने इतना इम्पावर किया हुआ है कि वो हर चीज एक्सरसाइज लेकिन हाशमी साहब, अगर ये बात घूम फिर के he is not above the law, he has to follow the law and rules and regulation. if we अगर हमें कहा जाता है कि आप उनको फॉलो करें, तो उनको भी कादी फायज इसा को फॉलो करना चाहिए, और बेंच पे बैठ के आंसू नहीं बहाना चाहिए, लेकिन कानून फैसला करना चाहिए। हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून पर ये माजी में भी इल्ज़ाम लगता रहा कि आप अदलिया पर हमला करते हैं। अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है, तो मुझे बताएं, जो सियासी पोलराइजेशन बढ़ती चली जा रही है, इसमें मीडिएशन का किरदार कौन अदा करेगा? अगर अदलिया भी तकसीम हो गई है तो फिर तो इस्टेब्लिशमेंट ही बाकी रह गई है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट की बार बार मुदाखलत होगी सियासत में, तो फिर इसके रिजल्ट सही होंगे और उसका कसूरवार आप तमाम सियासी जमातें ही होंगी। अनवर रजा साहब, माजी में भी हमने अदलिया पे हमला नहीं किया, ना आज कर रहे हैं। माजी में भी बेंच तकसीम हुई थी, उस बेंच से निकल के उनके अपने लोगों ने उनके खिलाफ बात की थी कि ये गलत काम कर रहे हैं। और ये बात अगर एज ए तालिब इल्म आइन के मैं देखता हूं, तो हर कोई आइन के अंदर बराबर है, तो कोई जज उससे बाहर नहीं है। और अब भी हम नहीं कर रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं। आपने देखा नहीं कादी फायद ईसा साहब और उनकी फैमिली के साथ क्या रवैया था इनका? आपने देखा नहीं कि 63A को रिराइट कर देते हैं एक साहब? आपने देखा नहीं कि उन्होंने शरीन से मुनीब अख्तर साहब ने कैसे सवालात किए थे? आपने देखा नहीं कि जो निगरान जज थे एजाजुल एहसन साहब, उनका क्या रवैया था? जिस तरह से नवाज शरीफ के खिलाफ वो खुल के आए थे, जिस तरह से वो निगरान जज का किरदार अदा कर रहे थे, तो अब वो स्पॉटेड हो चुके हैं। जो लोग स्पॉटेड हो जाएं, और जो लोग, क्या ये आइन से और एहतसाब से बाला तरे दुनिया की औक़ाम में मिट जाती हैं?
जो किसी को भी एहतसाब से बालातर समझती हैं। कोई बालातर नहीं है। पाकिस्तान में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चौधरी मुनीर से शुरू होना चाहिए था, इरशाद अहमद खान का होना चाहिए था, जिसने एक आमिर को कहा था 3 साल आप हुक्मरानी करें और आइन में जो चाहे अमेंड कर दें। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। आइन सबके लिए बराबर होता है। एक कचरा चुनने वाले के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, जज के लिए भी, वजीर आजम, इस मुल्क के वजीर आजम को तो ये नाअहल कर देते हैं। इनको कौन करेगा? निहाल हाशमी साहब, एक थोड़ा सवाल है बीइंग अ लॉ एक्सपर्ट आपसे भी, शमीर रहमान साहब आपसे भी, कि जिस तरह से बात की गई कि अगर अब बात 90 रोज के इंतखाबात की नहीं है, अब बात थोड़ी बैक एंड पे जाएगी कि असेंबली डिसॉल्व कैसे हुई, क्या एजेंडा था उस वक्त, किस बुनियाद पर डिसॉल्व हुई है। अगर ये चीज डिफाइन करनी है तो क्या कानून में ऐसी कोई चीज है जो इस चीज को डिफाइन करेगी कि ये जो असेंबली डिसॉल्व हुई है उसके पीछे नीयत क्या थी या क्या एजेंडा था जिस बेस पर ये डिसॉल्व हुई है? शमीर रहमान से पहले आपकी तरफ आऊंगी। देखिए, इसमें मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जो कवानीन बनाने का इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास है और जो कवानीन की तशरीह करने का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अभी जो आपने फरमाया जिस तरह के कि इसमें जब चीफ मिनिस्टर ने इसको डिसॉल्व किया असम्बली को, तो वो एक आइन ने उनको हक दिया हुआ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट इसमें जाएगी कि वो किन हालात में उस असम्बली को डिसॉल्व किया गया, तो वो आइन जो है वो ऐसी कोई कदगन नहीं लगाता, आइन को ऐसी सूरत हाल नहीं बताता कि अगर ये काम होंगे तो फिर डिसॉल्व कर सकते हैं और या ये नहीं होगा तो डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो चूंकि ये इख्तियार टोटली उनको दिया गया है, तो अगर कोर्ट इसके अंदर जाएगी और ये कोशिश देखेगी उसमें कि क्या मेलाफाइडी थी, क्या बोनाफाइडी थी या क्या वो हालात थे, तो मुझे ये लगता है ये काफ़ी मुश्किल काम होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए इसके अंदर जाना, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवालात उठेंगे कि पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस के इख्तियारात हैं उसके अंदर जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी और किस तरीके से वो फिर उन हालात को देखेगी और किस तरीके से ये डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट कि इन प्रोसीडिंग्स को जो कि टोटली पार्लियामेंटेरियंस के पास इख्तियारात हैं उनको किस तरह सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट करेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि वो जो सफ़ीयर है जो पार्लियामेंट का और जो सुप्रीम कोर्ट का, उन दोनों की ओवरलैपिंग तो बहरहाल पाई जाती है, लेकिन दोनों के अपने अपने इख्तियारात हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ, मैं वाहिद ये एक चीज़ समझता हूँ जिस पे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि अगर ये फुल कोर्ट बनेगी तो शायद इस बात पर आर्गूमेंट्स हों, लेकिन अल्टीमेटली ये जो इख्तियार जो आइन में दिया गया है शायद ये सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेटली कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप इन तमाम इख्तियारात की स्क्रूटनी भी सुप्रीम कोर्ट करना शुरू हो जाएगी तो फिर एक ये एंडलेस गेम होगी और इसका कोई एंड नहीं होगा। फिर हर तहरीक अदम एतमाद और हर वोटिंग और हर फैसला पार्लियामेंटेरियन का हर फैसला सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, जो कि मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली शायद हमारा सिस्टम उसको अफोर्ड नहीं करता। नो पॉइंट की तरफ जाएंगे। सेम सवाल निहाल हाशमी साहब आपकी तरफ भी है, लेकिन एडिंग ऑन कि अगर फुल कोर्ट बनाया भी जाता है और जो भी फैसला सामने आता है, लेकिन अल्टीमेटली बात घूम फिर के वही जैसे भी शमीर रहमान साहब ने की ओवरलैपिंग होती है, तो ये सियासी रहनुमा खुद क्यों नहीं पार्लियामान में बैठ के चीजों को डिसाइड कर लेते? जमीन साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, मगर इस पूरे कज़िये में जो सबसे बुनियादी चीज है वो चीज ये है कि ये बदनीयती पे एक पिटीशन आई। आपको याद होगा गुलाम मोहम्मद डोगर साहब जो सीपीओ लाहौर थे, उनके केस को लाया गया और उस पे ये जो मौजूद 2 जजेस हैं उन्होंने इस पे में इलेक्शन कमीशन को बुला के इलेक्शन का एक नया कट्टा खोल दिया और उसके बाद फिर उन्होंने लिख दिया कि जी इसमें 184(3) कर लें। तो हमें ये सारी चीज नजर आती है कि ये बदनीयती पे है, ये बदनीयती पे है और इनका ये नियत नहीं था और ये सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये काम हमारा है, पार्लियामेंटेरियन का है। हम देर आए दुरुस्त आए, हम बैठेंगे पार्लियामेंट में, बैठेंगे हम सारी पार्टियां बैठ के हम ये फैसला करेंगे। हम किसी को अपने से ऊपर किसी को मामा नहीं मानते, ना मानना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले एहतसाब होना चाहिए उन सारे मुंसिफों का जिन्होंने आज पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। जस्टिस मुनीर, जस्टिस इरशाद से लेकर के आप साकिब निसार तक हमें हमारी जिम्मेदारियां बताई जाती हैं, हमारा एहतसाब होता है, हमारा आवाम भी एहतसाब करते हैं, शाम को टेलीविजन पे भी बैठ के हमें हमारा एहतसाब करते हैं। मगर इनका एहतसाब कौन करेगा? कोई कभी डैम से जो वो इतने अरबों रुपया कमा गए। चले इसके लिए भी निहाल साहब, इसके लिए भी आपने लेजिस्लेशन करनी है, इसके लिए भी आपने लेजिस्लेशन करनी है। शमीम साहब मेरा आपसे सवाल है, जी जी जी।